Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. अगली सुबह मीरा का कमरा। मीरा अयान के बाहों में सुकून से सो रही थी और अयान मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अयान ने कुछ पल यूं ही उसे देखा, फिर उसके फहद पर किसकर बेड से उठ गया। उसने मीरा को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया, फिर रूम का डोर खोलकर रूम से बाहर निकल आया। अयान अपने कमरे में चला गया था, पर कुछ दूरी पर खड़े मनदीप ने उसे मीरा के कमरे से बाहर निकलते देख लिया था। वो जस्ट ही हॉस्पिटल से लौटे थे और अपने कमरे में जा रहे थे, पर अयान को इतनी सुबह मीरा के कमरे से निकलते देख उनके कदम वहीं रुक गए थे। उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। उन्होंने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने कमरे में चले गए। वही अयान अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया था। उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। दरअसल उसने मनदीप की कार की आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो जानबूझकर उसी वक्त मीरा के कमरे से बाहर निकला था जब मनदीप उनके कमरे के पास आ गए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखते हैं कैसे आप मेरी शादी मेरी मीरा से नहीं करवाते हैं ससुर जी। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शिखा का कमरा। शिखा के कमरे का हाल पूरा बेहाल था। बेड के चारों तरफ शिवम के कपड़े और शिखा के फटे हुए कपड़े फैले पड़े थे। हाँ, फटे हुए कपड़े, क्योंकि कल रात शिवम ने शिखा के कपड़े उतारने में टाइम वेस्ट करने के बजाय उसके सारे कपड़े फाड़कर उसके जिस्म से अलग कर दिया था। फिलहाल वो आधा लेटा हुआ शिखा को सोते हुए देख रहा था। शिवम के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान थी। वो प्यार से शिखा के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। वो अंदर से बहुत खुश था। शिखा की कही बात उसे भी सही लगी थी। कल के बारे में सोचकर आज क्यों बर्बाद करना। जब दोनों साथ है तो वो भी अपनी जिंदगी बेफिक्र होकर उसके साथ जीना चाहता था। उसने शिखा के चेहरे पर आए बालों को साइड किया और उसके फहद पर किसकर फिर से उसे देखा। उसकी नजरें शिखा के सूखे हुए होठों पर गई। शिखा के लाल होठ आज बेजान दिख रहे थे। शिवम ने कल अपनी सारी ख्वाहिशें जो पूरी की थी उसके होठों के साथ, बस उसका ही असर अब उसके होठों पर दिख रहे थे। पर शायद अब भी वो इसके होठों से सेटिफाई नहीं हुआ था। अपनी आदत से मजबूर वो एक बार फिर उसके होठों के तरफ खींचा जाने लगा और उसके होठों को किस करने को ही हुआ कि शिखा ने अपनी आंखें खोल ली। उसके आंखें खोलते ही शिवम की सीटी पीटी गुल हो गई थी। वो अपने चेहरे पर जबरदस्ती वाली स्माइल चिपकाते हुए उसके नीली आंखों में देखते हुए बोला, बस एक किस बीवी पक्का, उसके बाद 2 दिन तक तुम्हें परेशान नहीं करूंगा मैं। शिखा ने उसकी बातों पर घूर कर उसे देखा और कहा, तुम कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो? कल रात भर करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला है अभी, और करना ही है तुम्हें? मेरी इतनी महंगी ड्रेस भी फाड़ दिया तुमने। तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आई ना मेरे कपड़ों पर? शिवम उसकी बातों पर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर एकदम से शरारती मुस्कान लिए कहा, बीवी उसे लालची नहीं स्टैमिना कहते हैं, जो मुझ में बहुत है, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं थका हूँ। पर लगता है तुम थक गई हो, इसलिए रात को भी तुम जल्दी ही सो गई थी। पर कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें स्टैमिना बढ़ाने वाली चीजें खिलाया करूँगा जिससे तुम जल्दी थको ही नहीं और सारी रात मेरा साथ दे पाओगी। और रही कपड़ों की बात, तो तुम गुस्सा मत करो, मैंने कल एक्साइटमेंट में तुम्हारे कपड़े फाड़ दिया था, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज शॉपिंग पर ले जाता हूँ, वहाँ तुम अपने कपड़े और कुछ जरूरी चीजें भी खरीद लेना। शिखा उसे मुंह खोले देखते रह गई थी। उसने अपनी पलकें झपकाए और अपनी आंखें मलकर फिर से शिवम को देखा और कहा, तुम शिवम ही हो न? कहीं किसी और की आत्मा तो तुम्हारे अंदर नहीं आ गई? शिवम ने उसकी बातों पर बेचारा सा मुंह बना कर बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो फैक्ट वाली बात बोल रहा हूँ। शिखा उसे शौक छोकर देख रही, आखिर ऐसी बातें करना उसका काम था। शिवम ऐसे कैसे उसका हक छीन सकता था? शिखा ने सिर हिलाया और उठने को हुई कि शिवम ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और वापस बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। शिखा ने आंखों से ही इशारा करते हुए पूछा, व्हाट, क्या कर रहे हो अब तुम? शिवम प्यार से उसके गालों को सहराते हुए बोला, बीवी जाने से पहले मॉर्निंग किस तो दे देती जाओ। शिखा ने उसकी बातों पर कुछ पल उसे देखा, फिर जल्दी से थोड़ा उठते हुए उसके होठों पर पिककर वापस लेट गई। शिवम ने कहा, ये क्या था? अच्छे से किस करो न। शिखा ने आंखें छोटी कर उसे देखा और कहा, मुझे नहीं करना किस, हटो, मुझे वॉशरूम जाना है।
शिवम ने झट से कहा, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। वो उसके ऊपर झुकने लगा तो शिखा ने उसके मुंह पर हाथ रख कर कहा, खबरदार, जो बिना ब्रश किए मुझे किस किया तो सारे दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। शिवम ने उसकी बातों पर नाराज बच्चों की तरह उसे देखा, फिर उसके सीने पर सिर रखकर बोला, थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मुझे सोना है। शिखा ने इस पर कुछ नहीं कहा, उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई थी। वो प्यार से उसके बालों को सहराने लगी। वही शिवम भी शिखा के बाल सहराने से मुस्कुरा दिया और आंखें बंद कर उसे अच्छे से पकड़कर सो गया। शिवम चेंजिंग रूम से बाहर आया तो शिखा को देखा, जो मिरर के सामने बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। उसके सारे बाल एक साइड से आगे के तरफ थे, जिस वजह से उसके गर्दन पर बना निशान दिख रहा था। शिवम ने उसके निशान को देखा तो वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो झुककर उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोला, बीवी, एक बात पूछूं? शिखा ने हमें पलकें झपकाई तो शिवम ने उसके गर्दन के तरफ इशारा करते हुए कहा, ये निशान कैसा है तुम्हारी गर्दन पर? शिखा ने उसकी बात पर अपनी गर्दन पर बना निशान को छूते हुए कहा, ये मेरा बार्थमार्क है, गौर से देखो और बताओ क्या बना हुआ है। शिवम ने उसकी बात पर उसके निशान को गौर से देखा और कहा, शिव जी का डमरू बना हुआ है, उनके हाथ भी है, दूर से ठीक से नहीं दिखता पर पास से लगता है जैसे शिव जी का हाथ है जिसमें वो डमरू पकड़े बजा रहे हैं। शिखा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है ऐसा ही निशान मॉम के गर्दन पर भी था। वो कहती थी नानी के गर्दन पर भी था, पर उन दोनों में सिर्फ डमरू था, मेरे में उनका आधा हाथ भी है और उनके उस हाथ में रुद्राक्ष का मारा भी है। शिवम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? तुम तो इसे देख नहीं सकती। शिखा बोली, देख नहीं सकती पर सुन तो सकती हूँ न, मॉम ने बताया था मुझे। शिवम ने आगे कहा, ये बर्थ मार्क तुम्हारी खानदानी है क्या? नानी में, फिर तुम्हारी माँ में और अब तुम में, मतलब अगर हमारी बेटी हुई तो उसके गर्दन पर भी होगी। शिखा ने पलटकर उसे घूरकर देखा और कहा, तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम है क्या मेरे इस निशान से? शिवम जल्दी से नमे सिर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, ये तो ऐसा है जैसे शिव जी की स्पेशल कृपा हो तुम पर। शिखा वापस आगे घूम गई और अपने बालों को कंघी करते हुए बोली, हाँ, स्पेशल कृपा तो है, नानी और माँ भी भूत देख सकती थी, वो भी भूतों से बात किया करती थीं। तुम ऐसा कह सकते हो कि भूतों की मदद कर पैसे कमाने का खानदानी बिजनेस है हमारा। शिखा की बात सुन शिवम कुछ पल के लिए अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसके दिमाग में अचानक कुछ आया तो वो जल्दी से उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने शिखा के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, तुम सच में भूत देख सकती हो और उनकी मदद करती हो, पर सारे भूत अच्छे नहीं होते, अगर कभी किसी भूत ने तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया तो? शिखा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, यही तो खासियत है हब्बी, मुझे कोई आत्मा छू तक नहीं सकता, उनका जादू मुझ पर नहीं चलता। शिवम ने सिर हिलाया पर उसे टेंशन हो रही थी। उसने कहा, मतलब पक्का हमारी बेटी भी भूत देख पाएगी? शिखा ने उसे फिर से घूरा और कहा, तुम बार बार बेटी बेटी क्या कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। शिवम ने झट से कहा, हाँ, पर कभी तो होगी न, और तब मुझे बेटी ही चाहिए होगी। शिखा ने कहा, अगर बेटा हुआ तो? शिवम ने कहा, तो कोई बात नहीं, हम दूसरा बेबी प्लेन करेंगे। उसकी बात सुन शिखा को शिवम की कही, हम दो हमारे दो वाली बात याद आई। वो हंसते हुए बोली, पर अगर दूसरा बेबी भी लड़का हो गया तो? शिवम ने झट से कहा, तो हम तीसरा करेंगे, जब तक बेटी न हो हम बेबी प्लेन करते रहेंगे। शिखा उसकी बात पर आंखें बड़ी कर उसे बेयकीनी से देखने लगी। शिवम ने उसे देखा और कहा, बीवी तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत अमीर हूँ, इतना कि 10-20 बच्चों को पाल सकता हूँ। शिखा की आंखें अब छोटी हो गई थी। उसने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा और कहा, तुम ही क्या अमीर तो मैं भी हूँ, मैं भी 50 बच्चों को पाल सकती हूँ, पर इतने बच्चे क्या तुम पैदा करोगे? पता भी है प्रेगनेंसी में कितना दर्द होता है, कितनी प्रॉब्लम होती हैं। अगर 2 से ज़्यादा बच्चों के बारे में सोचा भी तो खुद ही कर लेना बच्चों को पैदा, मैं 2 से ज़्यादा बच्चे बिल्कुल भी नहीं करूँगी। शिवम ने उसे बेचारा सा मुंह बनाकर देखा और कुछ कहने को हुआ कि पीछे से आवाज आई,
तुम दोनों का बेबी प्लानिंग हो गया हो तो मैं अंदर आ जाओ। किसी और की आवाज़ सुन दोनों ने पलट कर देखा तो पाया अयान और आरुष रूम में खड़े उन्हें ही देख रहे थे। शिवम ने घूरकर उसे देखा और शिखा के हाथों से अपना चेहरा छुड़वाकर खड़ा होकर बोला, तुम पहले ही अंदर आ चुके हो और कितना अंदर आओगे, और तुम में मैनर्स नहीं है, किसी के रूम में बिना नॉक किए नहीं जाते, स्पेशली जब वो न्यूली मैरिड हो तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। अयान बेशर्मों की तरह सोफे पर बैठते हुए बोला, न्यूली मैरिड तुम दोनों नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तक न्यूली मैरिड का टैग रहता है और तुम दोनों की शादी को 2 महीने होने को आए हैं। और एक बात गलती तुम्हारी थी, डोर ओपन किए कौन फैमिली प्लानिंग करता है? दरवाजे पर सिटकिनी नहीं दिखी क्या तुम्हें? उसे बंद कर लेते, अगर कभी कोई आधी रात को आ गया तो सोचा है क्या होगा? शिवम ने उसे दांत पिसते हुए देखा। उसने सिर घुमाकर शिखा को देखा जो अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसे अयान के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा है। शिखा भी जाकर सिंगल सोफे पर बैठ गई। अयान ने उससे कहा, तुमने दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया था? शिखा ने कहा, डोर बंद ही था, थोड़ी देर पहले मेड आई थी रूम की सफाई करने तब खोला था। अयान ने आगे कहा, हाँ तो फिर बंद करना था ना, मेरी जगह और कोई आ जाता और तुम दोनों की बातें सुनता तो हंसते हंसते पागल हो जाता। शिवम ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और कहा, तुम्हारी तरह और कोई बेवकूफ़ नहीं है और इसमें हंसने वाली क्या बात है, हम कॉमन बात कर रहे थे, तुम अपना देखो और हाँ आइंदा से कभी किसी के रूम में भी बिना नॉक किए मत जाना, वना क्या? अयान ने कहा तो शिखा अपने फ़ोन में देखते हुए बोली, वना कुछ देखने सुनने के लायक नहीं रहोगे। उसने डे से ही कहा। तीनों लड़कों ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। अयान ने कहा, तुम इस कल के आए अपने पति के लिए मुझे, अपने बचपन के दोस्त को धमकी दे रही हो? शिवम के चेहरे पर प्राउड वाली मुस्कान आ गई थी। उसे खुशी हो रही थी कि शिखा ने उसका साथ दिया, पर तभी उसकी मुस्कान एकदम से गायब हो गई। जब शिखा ने कहा, मैं धमकी नहीं देती, मैंने तो बस इसके मन की बात कही, वैसे तो ये कुछ नहीं कर सकता है, पर ये यही कहने वाला था जो मैंने कहा। शिवम ने अब नाराजगी से उसे देखा। मतलब पति की कोई इज्जत ही नहीं थी। शिखा हमेशा की तरह अपने दोस्त का ही साथ दे रही थी। अयान शिखा की बातों पर मुस्कुराते हुए शिवम को देखने लगा। उसकी मुस्कान का साफ मतलब था कि वो शिवम को चिढ़ा रहा था। शिवम को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक कदम अयान के तरफ बढ़ाया ही था कि अयान ने कहा, तुम बाद में मुझसे लड़ लेना, फिलहाल जाकर ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे शिखा से कुछ बात करनी है। शिवम ने उसे देखा और कहा, हाँ तो करो बात, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अयान ने कहा, हाँ पर तुम जाओगे तब न, हमें अकेले में बात करनी है। शिवम ने शिखा को देखा तो शिखा ने पलकें झपकाकर उसे जाने को कहा। उसकी बात मान शिवम ने अयान को अपनी तीखी नज़रों से घूरा और रूम से बाहर जाने लगा कि उसे दरवाजे के पास ही आरुष दिखा जो दरवाजा खोले वही खड़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। शिवम ने उसे देख सिर हिलाया और मन में कहा, दोनों सगे भाई बिल्कुल नहीं लगते, एक ये है जो इतना सीधा साधा है और एक इसका भाई है। वो रूम से बाहर निकला तो आरुष ने डोर बंद किया और जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, शिखू तुम्हारे और उनके बीच सब ठीक है, मेरा मतलब तुम दोनों सच में पति पत्नी बन गए हो? शिखा ने सिर उठाकर उसे देखा तो आरुष जल्दी से बोला, वो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे गर्दन पर लव बाइट के निशान हैं। आरुष ने जैसे ही कहा अयान जल्दी से शिखा को देखते हुए बोला, कहा है लव बाइट के निशान, क्या तुम दोनों ने फिर से? अयान के मुंह से फिर से सुन आरुष बेयकीनी से अपना मुंह खोले शिखा को देखने लगा। उसने सपने में भी नहीं लगता था कि शिखा को कभी किसी से प्यार होगा। वो बोला, शिखू तुम्हें उनसे प्यार तो नहीं हो गया है न? अयान भी बोला, हाँ, कहीं तुझे सच में तो उससे प्यार नहीं हो गया? शिखा ने अपने बाल आगे कर अपने लव बाइट के निशान को हाइड करते हुए बोली, वो सब छोड़ो, जो पता करने भेजा था पता किया तुमने? उसने आरुष से पूछा। आरुष उसकी बात पर सीरियस हो गया और बोला, हाँ मैंने पता किया, तुम सही थी, तुम्हारी। उसने इतना कहा ही था कि शिखा ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। शिखा ने सिर घुमाकर देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। मनन का कमरा।
मनन अपने बेड पर अब भी गहरी नींद में सो रहा था। कल रात वो और छाया काफी लेट से घर आए थे, जिस वजह से उसकी आंख अब तक नहीं खुली थी। छाया नहाकर वॉशरूम से बाहर आई और मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगी। उसने ब्लू रंग की लॉन्ग अनारकली सूट पहन रखा था, जिसका दुपट्टा उसने बेड पर रखा। छाया रेडी हुई और अपना दुपट्टा लेने बेड के पास आई तो देखा मनन अपनी पीठ उसके तरफ किए उसके दुपट्टे के ऊपर आकर सो रहा है। छाया ने मनन को देखा तो उसे कल रात की बात याद आई। फ्लैशबैक। मनन और छाया दोनों सिनेमा हॉल में अपनी सीट पर बैठे थे। जैसा मनन ने सोचा था, ये जगह कपल के लिए ही थी। सिनेमा हॉल में बहुत कम ही लोग थे और जो थे सब कपल थे। छाया को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि फिल्म से ज्यादा उसे आसपास बैठे कपल की आवाज सुनाई दे रही थी। सारे कपल फिल्म छोड़ एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे। छाया ने सिर घुमाकर देखा तो उसे हल्की रोशनी में अपने से 2 चेयर के बगल में एक कपल दिखा। वो कपल एक दूसरे को बुरी तरह किस कर रहे थे। उन्हें देख छाया ने जल्दी से सिर घुमा लिया और आंखें बंद कर ली। उसे आंखें बंद किए थोड़ी देर ही हुआ था कि उसे उसके हाथ पर मनन के हाथ फिल हुए। उसने झट से आंखें खोली और मनन को देखा, जो उसे ही अपनी इंस्टेंट नजरों से देख रहा था। छाया उसके आंखों में साफ देख पा रही थी कि आसपास के माहौल के वजह से मनन का दिल भी कुछ कुछ करने को कर रहा था। उसने अपनी थूक निली और कुछ कहने को हुई कि मनन ने थोड़ा झुककर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। छाया उसके आंखों में आए एहसास को देख घबरा रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। मनन धीरे धीरे उसके ऊपर झुकता चला गया और उसके होठों पर किस करने लगा। उसने किस करते हुए ही छाया को उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया। आज उसकी किस नॉर्मल नहीं थी। उसके हाथ छाया के पूरे बॉडी पर घूम रहे थे। मनन के हाथ धीरे धीरे अपनी हद भूल रहे थे। छाया ने जैसे ही महसूस किया कि मनन उसके कपड़ों को उतारने की कोशिश करने लगा है, वो तुरंत उसके हाथ को पकड़कर उससे दूर हो गई। उसके दूर होने पर मनन को भी याद आया कि वो घर पर नहीं सिनेमा हॉल में बैठा है। वो कुछ कहता उससे पहले छाया उसके गोद से उठकर बाहर चली गई। मनन ने जोर से अपने सिर झटक दिया। उसे लगने लगा जैसे उसने एक बार फिर से उसे डरा दिया है। वो भी जल्दी से उठा और उसके पीछे भागते हुए बाहर आ गया। छाया कार के पास ही उसका वेट कर रही थी। मनन उससे बात करना चाहता था, पर उसे अभी कुछ कहना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने कार का लॉक खोला और छाया के साथ घर लौट आया। पूरे रास्ते और घर आने के बाद भी दोनों के बीच कुछ बात नहीं हो पाई थी, पर मनन ने सुबह बात करने का सोच लिया था। फ्लैशबैक एंड। छाया ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे मनन के नीचे से अपना दुपट्टा निकालने की कोशिश करने लगी। उसका आधा दुपट्टा बाहर आ भी गया था, पर तभी मनन ने अपनी करवट बदली और आंखें खोलकर उसे देखा। छाया बेड पर झुकी हुई थी, जिस वजह से उसके सूट की डिप नेक से उसके कव थोड़े दिख रहे थे। मनन की नज़र जैसे ही उस पर गई, उसने सिर उठाकर छाया को देखा। छाया को भी रियलाइज हुआ कि उसने दुपट्टा कैरी नहीं किया है और उसके सूट की नेक काफी डिप है। वो झट से सीधी खड़ी हो गई और मनन के तरफ पीठ कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे इस वक्त धरती में समा जाने का मन कर रहा था। मनन भी उठकर बैठ गया था। दोनों के लिए ये सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। मनन ने अपने पास उसका दुपट्टा देखा तो वो दुपट्टे को उठाकर छाया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, छाया, तुम्हारा दुपट्टा। छाया ने उसकी बात पर सिर घुमाकर उसे देखा, फिर उसके हाथ में दुपट्टा देख जल्दी से लेकर अपने कंधों पर डाल लिया। वो बाहर जाने को हुई कि मनन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, सॉरी, मैं कल अपनी लिमिट भूल गया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। छाया ने उसकी बात पर पलटकर उसे देखा। मनन के आंखों में शर्मिंदगी देख छाया बोली, कोई बात नहीं, पर प्लीज नेक्स्ट टाइम से बाहर खुद पर कंट्रोल रखिएगा। उसने अपना हाथ छुड़ाया और रूम से बाहर भाग गई। मनन तो उसकी बात सुन हक्का बक्का रह गया था। उसे छाया के बातों का मतलब अच्छे से समझ नहीं आया था। उसने खुद से कहा, बाहर खुद पर कंट्रोल रखिएगा तो क्या मैं घर पर और रूम में खुद पर कंट्रोल न रखूं? बहुत डाउट है।
सब क्लियर करना पड़ेगा। वो जल्दी से वॉशरूम में भाग गया। अब उसे छाया से बात करनी थी, उसे अब छाया के दिल की बात साफ साफ जाननी थी। शिखा का कमरा। शिखा शिवम के बालों में उंगलियां घुमाते हुए किसी सोच में गुम थी। शिवम अब भी उसके सीने पर आंखें बंद किए अपने सिर को रखे था। क्या सोच रही हो बीवी? शिवम ने वैसे ही लेटे हुए कहा तो शिखा अपने सोच की दुनिया से बाहर आई और बोली, हम तुम सो नहीं रहे हो? शिवम सिर घुमाकर उसे देखते हुए बोला, नहीं नींद नहीं आ रही है, पर तुम बताओ तुम किस सोच में गुम हो? मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। शिखा ने उसकी बात पर कुछ पल उसके आंखों में देखा और कहा, सच में मेरी सारी बातें सुनोगे, वादा करते हो? शिवम उसका हाथ अपने सिर से हटाकर उसके हाथ को अच्छे से पकड़ते हुए बोला, आई प्रोमिस बीवी, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। वो होले से मुस्कुराया तो शिखा भी मुस्कुरा दी। शिवम उसके ऊपर से उठते हुए बोला, चलो फ्रेश हो जाते हैं, नीचे भी जाना है वरना तुम्हारे दोनों दोस्त तुम्हें ढूंढते हुए रूम में ही आ जाएंगे। शिवम खड़ा हुआ तो शिखा ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवम उसकी बंद आंखें देख मुस्कुराया, फिर अपने कमर पर टॉवल लपेटकर उसके कान में बोला, बीवी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, तुमने सब कुछ देखा है। शिखा ने झट से आंखें खोला और उसे देखा। शिवम शरारती मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। शिखा को अब उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो उसे टीस कैसे कर सकता था? ये काम तो उसका था। उसने अपनी आंखें बंद की तो शिवम को लगा जैसे शिखा आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो सीधा खड़ा होकर बोला, अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूंगा, तुम गुस्सा मत करो, चलो साथ में नहाते हैं। उसने झट से शिखा को गोद में उठा लिया और वॉशरूम चला गया। शिखा ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसके गले में हाथ डाल दिए। करीब आधे घंटे बाद दोनों बाथरोब में वॉशरूम से बाहर आए। शिवम चेंज करने गया तो शिखा ने अपना फोन उठाया और अयान को कुछ मैसेज कर मिरर के सामने बैठ गई। शिखा मिरर में अपने अक्स को देखते हुए बोली, प्रदीप या प्रकाश दोनों में से एक ने अयान का एक्सीडेंट करवाया था, पर क्यों? इसकी वजह सिर्फ छाया और मनन तो नहीं हो सकते हैं। शिखा के भाव बदल गए थे। वो फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, अबे यार। उद्धरण चिन्ह। राजेश ने उसे देखा तो वो अपने दांत दिखाते हुए बोले, अरे बहू रानी आप गुस्सा मत हो, मैं तो बस आपको देखने आया था। शिखा ने अपनी आंखें खोली और उन्हें देखते हुए बोली, क्यों अब तक मुझे देखा नहीं था क्या आपने? आरुष ने शिखा को बात करते सुना तो वो जल्दी से सोफे से उठकर अयान से चिपक कर बैठ गया और डरते हुए बोला, शिखू कितने भूत है? शिखा ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, क्यों तुम्हें क्या उनके साथ भंडारे में जाना है? कितने भूत है? चुप होकर बैठो और आप दरवाजा उधर है उसे नॉक करके आना चाहिए न। राजेश ने उसकी बात पर बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, पर मैं तो दरवाजा छू ही नहीं सकता, तो नॉक कैसे करूं? शिखा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, आपके बॉस के पास जो जादू है उसमें से थोड़ा आप नहीं ले सकते हो क्या? उधार ले लो थोड़ा सा जादू, कम से कम इतना कि मेरे रूम में आने से पहले आप नॉक कर सको। राजेश ने सिर हिलाया, तभी मोहिनी और शिव भी अंदर आए। मोहिनी ने शिखा को घूरते हुए कहा, तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? आपको बड़ा तमीज है, सासू माँ अपने बेटे बहू के कमरे में धराधर मुंह उठाकर घुसाती हो और मुझे तमीज सिखा रही हो। आप अपने सास वाले गुण मेरे सामने न दिखाओ, वरना एक बार मरी हो मैं दोबारा मार दूंगी। माय गॉड, जीना हराम करके रखा है इस सास ने। शिखा ये सारी बातें अपने मन में कह रही थी। उसका मूड आज लड़ने वाला था, पर वो मोहिनी से लड़कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने शिव से कहा, आपने सारी बातें बताई क्यों नहीं मुझे? मोहिनी ने खुद को इग्नोर होता देखा तो वो गुस्से से बोली, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? जो मैंने कहा उसका जवाब दो पहले। किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है क्या? अब शिखा का भी पारा हाई होने लगा था। राजेश ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो वो शिव से धीरे से बोला, बॉस रोके इन दोनों को, वरना सास बहू का सीरियल यहीं स्टार्ट हो जाएगा। शिखा ने मोहिनी से कहा, नहीं, किसी ने मुझे तमीज नहीं सिखाए, आप सिखाएगी क्या? शिखा की बात सुन राजेश को हंसी आ गई। वो मुंह छिपा कर हंसने लगे थे। मोहिनी ने उसे घूर कर देखा।
शिव ने उसे शांत रहने का इशारा किया तो मोहिनी चुप हो गई। शिव शिखा से बोले, अब तुम्हें सच पता चल गया है तो आगे क्या करने का सोचा है तुमने? शिखा ने कहा, हम 2 दिन बाद मुंबई जा रहे हैं। अयान और मीरा की शादी में वो बाहर जरूर आएगा। मैं खुद उसे इनवाइट करने जा रही हूँ। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी जिसका साफ मतलब था कि वो कुछ बड़ा और खतरनाक करने वाली थी। शिखा ने अयान से कहा, मुझे एस ग्रुप चाहिए। राजेश ने झट से कहा, बहू रानी वो तो आपकी ही है। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरा ही है, पर कई सालों से उन दोनों भाइयों ने अपने कब्जे में रखा है। अब अपनी चीज वापस लेने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है मैं मांगूंगी और वो प्यार से मेरे हाथ में एस ग्रुप रख देंगे और कहेंगे, लो बेटा अपनी चीज वापस ले लो। राजेश चुप हो गए। वो समझ आज शिखा का मूड फिर से बदल गया है। अयान ने उसकी बात पर कुछ सोचते हुए कहा, तब तो प्रकाश को भी तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी, तब वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। शिखा ने सिर हिलाया और शिव से बोली, आप कुछ बोलने का कष्ट करेंगे ससुर जी। प्रकाश और प्रदीप ने अयान का एक्सीडेंट क्यों करवाया था? छाया का उनसे क्या कनेक्शन? शिव ने अयान को देखते हुए कहा, तुम मेरे बेटे को बेवकूफ कहती हो, पर ये लड़का तुम्हारा दोस्त सबसे बड़ा बेवकूफ है। शिखा भी अयान को ही देख रही थी। अयान ने उसे खुद को देखता देखकर कहा, मुझे क्यों देख रही हो, अपने ससुर को देखो ना। शिखा ने कहा, ये तुम्हें बेवकूफ कह रहे हैं तुम सबसे बड़े वाले बेवकूफ हो। खैर ये बात मुझे तो पता ही थी, पर आपको कैसे पता चला ससुर जी? उसने शिव से कहा तो आरुष और राजेश जोर जोर से हंसने लगे। अयान ने आरुष के सिर पर चपत लगाए और कहा, तुम्हें जिसके लिए बुलाया था वो बता दिया तुमने, अब भागो यहाँ से। आरुष बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे भी जानना है आप लोग क्या बात कर रहे हैं, कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बताता है। अयान ने उसकी बातों पर फिर से उसके सिर पर चपत लगाए और कहा, भागो यहाँ से वरना घर से निकाल दूंगा। डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करो, जाओ जाकर छाया के साथ पढ़ो। राजेश ने अयान को घूरते हुए कहा, खुद तो कभी पढ़ता नहीं था और देखो तो बेचारे अपने छोटे भाई पर हुक्म चला रहा है। अरे वो कॉलेज टॉपर है, तुम्हारे तरह वो प्रिंसिपल को धमकाकर नंबर नहीं लेता। शिखा ने उसे देखा और कहा, कुछ ज्यादा ही आप जानते हैं हम सब के बारे में। वो कॉलेज इसके बाप का था, इनफैक्ट है। मोहिनी बोली, बाप का है तो कुछ भी करेगा क्या? दोनों बिगड़े हुए हैं, एक जैसे ही बदतमीज है। इडियट, उसने सिर हिलाते हुए कहा। शिखा ने उसके मुंह से इडियट सुना तो हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, आप इंग्लिश बोलती है, मतलब पढ़ी लिखी है आप? राजेश के मुंह से अनायास ही निकल गया, पढ़ी लिखी नहीं है, ये तो कभी स्कूल भी नहीं गई, इतनी इंग्लिश तो कोई बच्चा भी जानता है। शिखा को हंसी आने लगी थी। वो अपना मुंह घुमा कर हंसने लगी थी। उसकी हंसी की आवाज सुन मोहिनी और बुरी तरह उससे चिढ़ गई। उसने घूरकर राजेश को देखा तो राजेश जल्दी से शिव के पीछे छिप गया। भले मोहिनी पढ़ी लिखी न हो, पर उसे लोगों के हाथ पैर तोड़ना अच्छे से आता था और राजेश को अपने हाथ पैर तोड़वाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने छिपने में ही अपनी भलाई समझी। अयान ने आरुष को भेज दिया था। उसके जाने के बाद अयान बोला, अब पूछो मैंने क्या बेवकूफ़ी की थी? मैं तो तुम्हारे ससुराल ही जा रहा था। मुझे मनन पर उस वक्त बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैं उसे पीटने जा रहा था। इसमें बेवकूफ़ी वाली क्या बात है? अयान की बात सुन राजेश ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तुम तो सुपर हीरो न चले थे, मनन को पीटने खुद हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। और शिखा ने उन्हें आईब्रो उठाकर देखा और कहा, आप प्लीज़ बाद में अपनी भड़ास निकालिएगा, पहले ससुर जी को बोलने दीजिए। आप ससुर जी, आप बोलना स्टार्ट करो। अयान ने क्या बेवकूफ़ी कर दी थी कि वो लोग डायरेक्ट इसे टपकाने पर ही तुल गए थे। अयान को शिव दिख नहीं रहे थे, पर शिखा जहाँ देखते हुए बोल रही थी वो भी वहीं देख रहा था। शिव ने अयान को देखते हुए कहा, इस लड़के ने मनन के बारे में सब कुछ पता लगवाया था, पर तुम दोनों को ये पता नहीं है कि प्रदीप भाभी को अपनी बेटी की तरह मानता है। उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी मीरा और मनन के नाम कर रखी है। तुम्हारे मना करने के बावजूद ये हमारे घर जा रहा था, जिसके वजह से प्रकाश और प्रदीप को इसके बारे में पता चल गया था।
भाभी के वजह से ही उन दोनों ने अब तक मेरी रिद्धि और शिवम को कुछ नहीं किया है। भाभी शिवम को अपने बेटे की तरह और रिद्धि को अपनी बहन की तरह मानती हैं। अगर ये उस दिन घर पहुंच जाता तो उन्हें तुम्हारे बारे में भी पता चल जाता। मोहिनी ने उसकी बातों पर तंग कसते हुए बोली, सच में वो औरत मेरे शिवम को अपने बेटे की तरह मानती हैं। राजेश ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेटा माने या न माने पर सच यही है कि उनके वजह से ही सिस्टर और छोटे बॉस अब तक जिंदा है, वरना वो दोनों बॉस के बाद उन्हें ही टारगेट करने वाले थे। शिखा पर गौर करते हुए बोली, इसका मतलब बड़ी सासू माँ को सब पता था। राजेश ने उसकी बात पर शिव को देखा जो उसे ही देख रहे थे। अयान को शिखा के अलावा और किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो शिखा की बात सुनकर अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोला, सासू माँ को क्या सब पता था, मुझे भी तो बताओ। शिखा ने कहा, तुम चुप करोगे, पहले मुझे तो सब कुछ समझने दो, एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही कि। मोहिनी ने बीच में बोली, अगर वो औरत सब जानती है तो कुछ करती क्यों नहीं है, हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी है। उसकी बात सुनते ही शिखा ने मोहिनी को खा जाने वाली नजरों से घुरा। आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई थी शिखा शर्मा, माफिया क्वीन की बात बीच में काटने की। राजेश ने शिखा को देखा जिसका पारा अब हाई होने लगा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात बीच में काटे। आज तक इतनी हिम्मत किसी ने की भी नहीं थी। शिखा जाकर सोफे पर आराम से बैठते हुए बोली, एक काम करो, पहले आप लोग ही बात कर लो, उसके बाद मुझसे बात करने आना। ससुर जी, पहले आप अपनी लवा के सवालों के जवाब दे दो, फिर बहू पर ध्यान देना। राजेश शिव के कान में धीरे से बोला, बॉस हमें चलना चाहिए, आज दोनों सास बहू महाभारत युद्ध करने के मूड में हैं। कहीं आप भीष्म पितामह बनकर दोनों के बीच कुर्बान न हो जाओ। चलिए निकलते हैं यहाँ से। मोहिनी शिखा की बातों से बमक गई थी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो गुस्से से शिखा के तरफ बढ़ते हुए बोली, तू कल की आई लड़की। उसने इतना कहा ही था कि शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोहिनी उसके हाथ पकड़ते ही अपनी जगह पर जम गई। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। उसने पलटकर नहीं देखा, बस आंखें नीचे कर खड़ी हो गई। शिव ने शिखा से कहा, तुम भाभी से बात करना चाहो तो कर सकती हो, तुम्हारी कंफ्यूजन वही दूर करेगी। तभी डोर नॉक हुआ। सबने डोर के तरफ देखा तो शिवम अपने हाथ में खाने की ट्रे लिए दरवाजे पर खड़ा दिखा। उसने अयान को देखा और कहा, तुम अब तक यहीं हो, तुम्हारा भाई तो कब का चला गया, तुम्हें नहीं जाना है क्या। अयान ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। तुम पक्के हुए फल की तरह बीच में टपक आए, जाओ 1 घंटा बाद आना। शिवम टेबल पर प्लेट रख खुद सोफे पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। सब उसे ही देख रहे थे, किसी को समझ नहीं आया वो बिना कुछ बोले ऐसे बैठ क्यों गया। अयान ने दोबारा कहा, बड़ी डिठ हो तुम, कहा ना अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, जाओ बाद में आना। अयान ने इतना कहा ही कि शिवम ने एकदम से अपनी आंखें खोली और गुस्से से कहा, तुम मुझे बार बार रूम से निकालना बंद करोगे वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ, तुम्हारे रूम में नहीं आया, जो तुम मुझे जाने को बोलो, एक बार गया ना, अब नहीं जाऊंगा। अयान उसकी बात पर हंसते हुए बोला, ये घर मेरा है, तुम मुझे मेरे घर से ही निकालने की धमकी दे रहे हो। शिवम ने उसे देखते हुए कहा, धमकी नहीं दे रहा हूँ, सच में निकाल सकता हूँ। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, नीचे तुम्हारी शादी की बात हो रही है और बड़े पापा साफ साफ मना कर रहे हैं अंकल को। अयान का इतना सुनना था कि वो जल्दी से खड़ा होकर बिना एक पल गवाए बाहर भाग गया। उसके जाते ही शिवम ने जल्दी से डोर लॉक किया और वापस शिखा के पास आते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त हमें रोमांस नहीं करने देगा, सारा मूड खराब कर दिया उसने, पर मेरे पास भी उसे भगाने के कई आइडिया है, अब वो नहीं है तो चलो थोड़ा रोमांस करते हैं। कहते हुए वो शिखा के एकदम करीब आ गया और उसके ऊपर घिरे घिरे झुकने लगा। उसे देख शिव, राजेश और मोहिनी ने अपनी नजरें फेर ली। शिखा ने उन सबको देखा, फिर शिवम के चेस्ट पर दोनों हाथ रखते हुए उसे जोर से खुद से दूर धकेल दिया। उसके धक्का देने से शिवम सीधे सोफे पर जा गिरा। शिखा के धक्का देने की वजह से शिवम सोफे पर आधा लेटा हुआ था।
वो आधा लेटे हुए ही शिखा को हैरानी से देख रहा था। शिवम नाराज छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो बीवी? मैंने तुम्हारे दोस्त को बाहर निकाल दिया इसलिए न? तुम्हारे लिए तुम्हारा पति से ज्यादा जरूरी तुम्हारा दोस्त है न? फिर वो सोफे पर उल्टा लेटकर अपना मुंह पिल्लों में छिपाते हुए बोला, जाओ तुम अपने दोस्त के पास ही जाओ, मैं बात नहीं करूंगा तुमसे, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है न तुम्हारी नजरों में। शिखा के साथ बाकी सब भी उसकी बातें सुन रहे थे। राजेश हंसते हुए बोला, बॉस, छोटे बॉस बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है, आपकी ही तरह बीवी मनाने का निंजा टेक्निक यूज कर रहे हैं। जब बीवी ना माने बात हो जाऊं नाराज, कहते हुए वो हंसने लगे। शिवम की बच्चों जैसी बातें सुन शिव और मोहिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। शिव ने तो फिर भी उसका बचपन देखा था, पर मोहिनी कभी कभी ही दूर से शिवम को देखा करती थी। आज पहली बार अपने सामने अपने बेटे को बच्चों की तरह हरकतें करते देख उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। शिखा ने उन तीनों को देखा और कहा, आप लोग को जाना चाहिए, हम बाद में बात करते हैं। तीनों ने सिर हिलाया और तीनों शिवम को एक नज़र देख वहां से गायब हो गए। शिवम शिखा की बात सुन सिर घुमाकर देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कमरे में अपने और शिखा के अलावा और कोई दिख नहीं रहा था। शिखा ने उसे देखा, फिर उसके सिरहाने बैठते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं भूतों से बात किया करती हूँ, तो आते ही रोमांस की बातें क्यों करने लगते हो? मैं हमेशा अकेली नहीं होती, ज्यादा डर कोई तो कोई भूत प्रेत आत्मा मेरे आसपास होता है। शिवम ने उसे देखा, फिर वापस पिल्लों में अपना मुंह घुसाते हुए बोला, मुझे क्या पता था कि तुम भूतों से मीटिंग कर रही हो, तुम बता भी तो सकती थी, मुझे धक्का देने की क्या जरूरत थी? शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब थोड़ी देर बाद भी शिवम को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब उसने फिर से सिर घुमाकर शिखा को देखा। शिखा खाने की प्लेट पकड़े आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे शिवम के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। शिवम ने उसे मजे से खाते देखा तो वो उठकर बैठ गया। उसने मुंह लटकाए कहा, बीवी तुम्हारा पति नाराज है, उसे मनाने की थोड़ी कोशिश तो करो, इस तरह इग्नोर करना सही नहीं है, तुम अपने भोले भाले पति पर अत्याचार कर रही हो। शिखा ने पलकें उठाकर उसे देखा। शिवम वाकई इस वक्त भोला भाला, स्वीट और क्यूट सा दिख रहा था। सोफे पर सोने के वजह से उसके बाल भी बिखर गए थे। शिखा को उसे इस तरह देख उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो अपनी जगह से उठी और शिवम के गोद में जाकर बैठ गई। शिवम ने उसके कमर को पकड़कर उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाया और बोला, अब मुझे मनाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं मानने वाला। शिखा ने अपने हाथ में पकड़े प्लेट को उसके हाथ में थमा कर कहा, मुझे खिलाओ। शिवम ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। उसने स्पून पकड़ी और शिखा को खिलाने लगा। शिखा ने अपने एक हाथ को उसके कंधे पर रखा था और दूसरे हाथ से उसके बिखरे बालों से खेल रही थी। शिवम ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम मेरे बालों के साथ? उद्धरण चिन्ह कहते कहते वो एकदम से चुप हो गया और सिर नीचे कर शिखा को देखा। शिखा ने उसके गाल पर किस किया था, जिसके वजह से शिवम हैरान रह गया था। शिखा बोली, तुम मेरे हो तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, तुम मुझे खाना खिलाओ, मुझे वीकनेस फील हो रही है। शिवम ने फिर से उसे खिलाया, पर ये क्या, शिखा ने अब उसके दूसरे गाल पर भी किस कर दिया था। शिवम जब भी उसे खिलाता शिखा उसके गाल पर, माथे पर या उसके चीन पर किस कर लिया करती थी। शिवम को उसका मनाने का ये तरीका बहुत पसंद आया था। वो मुस्कुराते हुए प्यार से उसे खिला रहा था। शिखा उसके होठों को छूकर उसके बाल से खेलते हुए बोली, अब भी तुमने ब्रेकफास्ट किया? शिवम उसे लास्ट बाइट खिलाते हुए बोला, खाया पर मुझे अब भी भूख लगी है। शिखा खाते हुए बोली, मेरा हो गया, तुम जाओ खाकर आओ। वो शिवम के गोद से उठने को हुई कि शिवम ने उसके कमर को पकड़कर उसे वापस अपनी गोद में बैठा लिया। उसने प्लेट को कॉफी टेबल पर रखा और अपने अंगूठे से शिखा के लिप्स के कोनर को सहलाते हुए बोला, मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है बीवी, मेरा खाना तो यहीं मेरे सामने है। शिखा ने उसकी बात पर पलकें उठाकर उसे देखा तो दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली। शिवम के आंखों में शिखा के लिए जज्बात दिख रहे थे।
शिखा अच्छे से देख पा रही थी कि शिवम उसे किस करना चाह रहा है। शिवम को भी शिखा के आंखों में रजिस्ट नहीं दिखा। शिवम ने शिखा की छीन पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया और उसके नर्म, मुलायम, लाल होठों को अपने होठों में कैद कर उसे सॉफ्टली किस करने लगा। शिवम को फील करते ही शिखा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके हाथ शिवम के बालों में घूम रहे थे और वो भी उसके किस में उसका साथ देने लगी थी। शिवम ने उसके कमर पर अपना हाथ कसते हुए उसे अपने और करीब कर लिया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर उसे डीपली किस करने लगा। जहां एक तरफ रोमांस चल रहा था वहीं दूसरे तरफ अयान का चेहरा देखने लायक बन चुका था। मनदीप और आलोक जी हॉल में बैठे अपने गिले शिकवे मिटा रहे थे। मनदीप को भी शिव के मरने के बारे में पता नहीं था, पर 15 साल पहले जब वो आलोक जी के पास आए थे और उन्हें शिव के जाने और अपने घर छोड़ने के बारे में बताया था तब आलोक जी ने कहा था कि शिव मर चुका है, पर उस वक्त मनदीप नहीं माने थे और दोनों के बीच कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों अब तक एक दूसरे से नहीं मिले थे। आज आलोक जी ने शिव के बारे में कुछ नहीं कहा था। वो जानते थे अगर उन्होंने कहा कि शिव मर चुका है तो एक बार फिर से मनदीप उनसे नाराज हो जाएंगे। मनदीप बहुत जिद्दी और शिव के लिए पॉसेसिव थे। वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे कि उनका भाई अब मर चुका है। इसलिए आलोक जी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। दोनों दोस्तों अपनी ही बातें कर रहे थे। वहीं अयान एक सोफे पर बैठा दोनों को घूरते हुए अपने मन में शिवम को हजार गलियां दे रहा था। दूसरी तरफ मनन डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने सामने बैठे छाया और आरुष को देख रहा था। छाया आरुष को पढ़ा रही थी। दोनों अपने में ही बिजी थे। मनन को छाया से बात करनी थी, उसे जानना था कि छाया के दिल में क्या है। मनन ने टेबल के नीचे से छाया के पैरों को अपने पैर से रब किया ताकि छाया उसे देखे और वो उसे कमरे में बुलाकर बात कर सकें। पर उसका बैड लक, उसका पैर छाया के पैरों के जगह आरुष के पैरों से जा टकराया। अचानक आरुष को अपने पैर में कुछ फील हुआ तो वो जोर से चिल्लाया, मम्मा। वो जल्दी से टेबल के ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया। वहीं मनन को जब रियलाइज हुआ कि उसने छाया के जगह आरुष के पैरों पर अपने पैर रफ किए हैं, उसने अपना सिर पीट लिया। मनन अपना सिर पीटते हुए आरुष को देख रहा था, जो डरकर टेबल पर चढ़ चुका था। आरुष के चिल्लाने की आवाज इतनी ऊंची थी कि हवेली में मौजूद हर कोई वहां आ गया था। अयान उसके चिल्लाने से भागता हुआ उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट लग गई क्या तुम्हें? उसकी आवाज में फिक्र झलक रही थी। आरुष ने उसे देखा तो वो जल्दी से नीचे उतरकर उसके पास गया और उससे लिपट गया। छाया ने टेबल के नीचे देखकर कहा, नीचे तो कुछ नहीं है। आरुष अयान से लिपटे हुए ही बोला, अरे ठीक से देखो, कुछ तो जरूर है, किसी ने मेरे पैरों पर अपने हाथ चलाए थे। मनन अपना सिर खुजलाते हुए घिरे से बोला, हाथ नहीं पैर था, सिर्फ पैर टच ही तो हुआ था, उसमें इतना चिल्लाने से क्या था? सारे लोग आ गए, अब मैं छाया से बात कैसे करूंगा? मुझे भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी थी, उसने कहा तो घेरे से था, पर उसके बगल में खड़ा रोहन जो अभी अभी आया था उसने उसकी बात सुन ली। रोहन उसके कान में बोला, कौन सी गाड़ी आगे बढ़ानी है तुझे? मनन ने उसे देखा और सिर हिलाते हुए बोला, वही गाड़ी जो तूने अब तक नहीं बढ़ाई। तेरा नसीब सारे लड़कों में सबसे बेस्ट है। तेरे केस में खुद लड़की अपना सब कुछ तुझे देने को तैयार है, पर तू है कि? रोहन उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, बस कर, मैं समझ गया। मनन ने उसे देखा और फिर आरुष को देखने लगा। शिखा और शिवम भी नीचे आ गए थे। आरुष अयान से बोला, भाई शिखू को बुलाओ, वो देखकर बताएगी कि मैं सच कह रहा हूँ, टेबल के नीचे कोई तो है। रीटा बोली, क्यों शिखा मैडम, क्या भूत देख सकती है जो वो देखकर बताएगी? आरुष हमें सिर हिलाते हुए बोला, हाँ शिखू भूत देख सकती है ना? उसने अयान को देखते हुए कहा। आरुष ने जैसे ही कहा सब हैरान हो गए। रोहन, छाया, अयान, शिवम और आलोक जी के अलावा और किसी को भी नहीं पता था कि शिखा भूत देख सकती है। रोहन को भी इस बात पर यकीन नहीं था, पर आरुष के मुंह से ये सब सुनकर उसे यकीन होने लगा था। राजेश की डेथ बॉडी अब तक नहीं मिली थी और न ही शिव की डेथ बॉडी किसी को मिली थी।
इसलिए सबको लगता था कि शिव जिंदा है, पर राजेश की कार एक्सीडेंट होने के 14 साल बाद भी जब राजेश नहीं आई तो रोहन को लगने लगा था कि उनकी डेथ हो गई है, वरना वो उससे मिलने जरूर आते। रोहन को शिखा की बात याद आई। शिखा ने शिवम के एक्सीडेंट के टाइम हॉस्पिटल में कहा था कि वो राजेश को से बातें कर रही है। रोहन ने वो सब याद करते हुए शिखा को देखा। उसके जहन में सवाल थे जिसे वो पूछना चाह रहा था, पर फिलहाल सबके सामने उसने कुछ नहीं कहा। मनदीप ने भी शिखा को देखा। उन्हें इतना पता था कि शिखा की माँ भूत देख सकती है, पर शिखा भी भूत देख सकती है, इस बात से वो भी अनजान थे। मीरा चौंकते हुए बोली, सच में भाभी भूत देख सकती है? अयान ने आरुष का मुंह बंद कर दिया था, पर मीरा का सवाल सुन वो सोच में पड़ गया कि वो उसे सच बताए या नहीं। पर उसके कुछ बोलने से पहले शिखा ने कहा, हाँ मैं भूत देख सकती हूँ, और टेबल के नीचे कुछ नहीं है। रात को सोए नहीं हो तुम, उसी का असर हो रहा है तुम पर। जाओ जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। अयान ने आरुष के मुंह से हाथ हटाया तो वो फिर से कुछ बोलने को हुआ, पर अयान ने कहा, जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं रुको, मैं ही ले जाता हूँ तुम्हें, वरना तुम फिर से डर जाओगे। उसने उसका कंधा और हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए उसके रूम में ले गया। मनदीप उन्हें जाते हुए देख रहे थे। आलोक जी बात टालते हुए बोले, आ जाए, अपना अपना काम कीजिए, मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। उनके कहने पर रीटा और मीरा साथ में वहां से मीरा के कमरे में चली गई। आलोक जी भी अपने काम से बाहर चले गए। शिवम को किसी का कॉल आया तो वो रोहन को अपने साथ लेकर गार्डन में चला गया। अब जाकर छाया ने मनन को देखा। मनन तो बेचारा कब से उसे ही देख रहा था। छाया ने जैसे ही उसे देखा, मनन ने आंखों से इशारा करते हुए उसे रूम में आने को कहा। छाया ने उसका इशारा समझते हुए सिर हिलाया और अपने बुक्स उठाने लगी। मनन ने भी जाकर उसके बाकी बचे बुक्स उठाए और दोनों अपने कमरे में चले गए। अब वहां सिर्फ मनदीप और शिखा बचे थे। मनदीप ने शिखा को एक नज़र देखा, फिर वो भी जाने को मुड़े कि शिखा ने कहा, आप डरते हैं? शिखा की बात सुन मनदीप ने पलटकर उसे देखा। शिखा अपने शॉर्ट्स के पॉकेट में हाथ डाले उन्हें ही देख रही थी। वो उनके पास जाकर खड़ी हुई और बोली, आपको ही बोल रही हूँ बड़े ससुर जी, आप डरते हैं न? मनदीप ने गहरी सांस ली और उसे देखते हुए बोले, मेरा डर जायज़ है शिखा। शिखा उनकी बात पर होले से मुस्कुराई तो मनदीप ने उसे हंसते देखकर कहा, तुम मेरा डर नहीं समझ सकती, मैं एक बाप हूँ और कोई भी बाप अयान जैसे लड़के को अपनी बेटी कैसे दे सकता है? शिखा ने कहा, यही तो बात है बड़े ससुर जी, कोई भी बाप नहीं, सिर्फ आप अपनी बेटी को अयान से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि अयान काफी हद तक आपके भाई ससुर जी की तरह है, ही न? मनदीप ने इस पर कुछ नहीं कहा। शिखा कुछ पल रुककर बोली, अयान ससुर जी की तरह है पर ससुर जी नहीं है, माना वो भी पैसों और पावर के पीछे पागल है, पर उसने कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। मीरा पहली लड़की है जिसे उसने चाहा है। आपको याद है आपने उसे थप्पड़ मारा था? अगर आपकी जगह कोई और होता तो अब तक वो परलोक सिधार गया होता, पर उसने आपको कुछ नहीं किया और डोंट वरी, वो आपको कुछ करेगा भी नहीं। मनदीप ने उसे देखा तो शिखा आगे बोली, मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अयान मेरा दोस्त है, बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मीरा आपकी बेटी है, वो आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करेगी, पता है मुझे, पर आपको भी पता है अब मीरा भी अयान को पसंद करती है, और अयान तो बावला हो ही चुका है उसके लिए, तो आप चाहे या न चाहे शादी होकर ही रहेगी, बाकी आपकी मर्जी, आप जाने आपको आपकी बेटी की शादी कैसे करवाने हैं। कहते हुए शिखा पलटी और गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं मनदीप अपनी जगह पर खड़े शिखा की बातों पर ध्यान देने लगे। वो भी समझ चुके थे कि शिखा ने इनडायरेक्टली उन्हें वार्निंग दी है, क्योंकि अयान कब तक शरीफ बनकर रह सकता है ये वो भी बखूबी जानते थे। मनन का कमरा। मनन और छाया अपने रूम में आए तो छाया अपने बुक्स सेल्फ में बुक्स रखने लगी। मनन ने अपने हाथ में पकड़े बुक्स भी उसे थमाए और कहा, छाया मुझे बात करनी है तुमसे। छाया बुक्स उसकी जगह पर रखते हुए बोली, हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मनन उसके पीछे खड़ा था। वो साइड से झुककर उसे देखने की कोशिश करते हुए बोला, आज सुबह तुमने जो कहा उसका क्या मतलब था? छाया का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था, वो बोली, क्या कहा था मैंने?
मनन ने उसकी बात सुनी तो वो ठीक से खड़ा हो गया और छाया के कंधों को पकड़कर उसे पलटते हुए बोला, तुमने सुबह कहा था ना कि मैं बाहर खुद पर कंट्रोल रखूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं घर पर और रूम में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता हूँ? छाया ने पलकें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसके आंखों पर चढ़ा नजर का चश्मे में उसकी हैरानी से बड़ी हुई आंखें और ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। मनन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बोलो, जवाब दो। देखो, अगर तुम न कहोगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस हमारे बीच सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। बताओ ना, तुम्हारी बातों का क्या मतलब था? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? गार्डन में शिवम और रोहन कुछ बातें कर रहे थे। रोहन ने कहा, अवध ने अपडेट दी है, सीध ठीक हो चुका है, वो कल तक उत्तराखंड आ जाएगा। शिवम कुछ सोचते हुए बोला, हम आज ही मुंबई जा रहे हैं, जाओ सबको इन्फॉर्म करो और फ्लाइट की टिकट बुक करो। रोहन ने कहा, ओके सर। और सर, क्या मैं मैडम को भी बता दूं सीड के बारे में? शिवम ने उसे देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है बीवी को पता नहीं होगा? वो सबसे 2 कदम आगे रहती है, उसे सब पता ही होगा। रोहन ने सिर हिलाया और जाने को हुआ कि फिर रुक कर बोला, सर आई थिंक वो 4 कदम होगा। शिवम ने उसे देखा, डे से पूछ रहा हो, क्या मतलब? रोहन ने कहा, मुझे लगता है शिखा मैडम हमसे 4 कदम आगे रहती है। आप भूल चुके हो, पर जब आप दोनों शादी करके भतरा हाउस गए थे तब आपने उनके बारे में मुझे सब कुछ पता लगाने को कहा था और मैंने आपको बताया भी था, पर हमें ये पता नहीं चला था कि वो भूत देख सकती है और वो माफिया क्वीन भी है। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ जानता हूँ, वो सब कुछ जानती है, सब कंट्रोल करना आता है उसे। उसने रोहन को देखा जो कुछ और भी कहना चाहता था पर कह नहीं रहा था। वो बोला, क्या बात है, जो कहना है कहो। रोहन हिचकिचाते हुए बोला, आह सर आप गुस्सा मत होना, पर आपको नहीं लगता हमें मैडम से पूछना चाहिए कि शिवशेखर सर जिंदा है या नहीं, या वो कहाँ है इस वक्त? मैडम क्वीन है तो उन्हें तो उनके बारे में सब पता ही होगा। शिव का नाम सुनते ही शिवम की काली आंखों में गुस्सा उतरने लगा था। वो गुस्से से बोला, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो जिंदा है या मर गया, आई डोंट केयर, पर अगर तुम अपने पापा के बारे में जानना चाहते हो तो पूछ सकते हो। रोहन ने सिर झुका लिया था, वो जानता था कि शिव का नाम सुन गुस्सा हो जाता है, पर उसे भी जानना था कि वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि कई लोग उन्हें जिंदा कहते हैं तो कई लोग उन्हें मरा हुआ कहते हैं। रोहन हवेली के अंदर चला गया। वहीं शिवम ने खड़े हुए अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने शिव और मोहिनी का साथ होना और रिद्धिमा और प्रकाश को साथ में देखना एक रील की तरह सारी चीजें घूमने लगीं। अचानक उसके आंखों के सामने वो दिन आया जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और रिद्धिमा के सामने प्रकाश खड़ा था। उसने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाया तो उसे रिद्धिमा के आंखों में आंसू दिखे। उसने देखा कि रिद्धिमा का सिर नीचे था। उसे याद आया कि सिर्फ उसी दिन नहीं, जब भी प्रकाश घर आया करता था रिद्धिमा कभी उसके सामने नहीं जाती थी, और जाती भी थी तो उसका सिर झुका हुआ रहता था, जैसे कि वो खुद को उसकी नजरों से बचाना चाहती हो। शिवम ने झटके से अपनी आंखें खोली। अब उसके कानों में शिखा की कई बातें गूंजने लगी जो किचन में शिखा ने उससे कहा था, पर कुछ लोग सालों किसी के साथ रहने के बावजूद भी सामने वाले पर भरोसा नहीं करते और 2 मिनट का नजारा देख कुछ भी सोचकर उसे ही सच मान लेते हैं। शिवम वहीं नीचे बैठकर वो सारी बातें एक एक कर यादें करने लगा जिसे वो इतने सालों से अनदेखा करते आ रहा था। उससे कुछ दूरी पर मोहिनी बैठी थी। दोनों को ही शिव और राजेश देख रहे थे। राजेश ने शिवम को देखते हुए कहा, बॉस लगता है सिस्टर को उनका बेटा वापस मिलने वाला है। शिवम को देखते हुए ही राजेश की बातों पर पलके झपका कर हाँ कहा। उन्होंने मोहिनी को देखा जो अपनी सोच में गुम थी तो उन्होंने उसके तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। राजेश उन्हें मोहिनी के तरफ जाते हुए देखकर खुद से बोले, बॉस का अच्छा है, अभी भी अपनी प्रेमिका से घिरे रहते हैं और एक मेरी किस्मत है, लगाता है खूबसूरत चेहरों को देखकर ही अब दिन काटने होंगे मुझे। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए एक खूबसूरत चेहरे की तलाश में वहां से गायब हो गए। मोहिनी नीचे बैठी अपने हाथ को देख रही थी जिसे शिव ने थोड़ी देर पहले पकड़ा था।
आज से 31 साल पहले शिव ने उसे प्यार से छुआ था। उसके बाद 15 साल पहले भी उस दिन उसे हाथ लगाया था, पर वो सब सिर्फ एक झूठ था। शिव उसके पीछे आकर खड़े हुए तो मोहिनी दर्द भरी मुस्कान लिए बोली, अब क्या मैं तुम्हें याद भी नहीं कर सकती शिव? तुम्हारी यादें ही तो जिस वजह से मैं अब भी जीने की ख्वाहिश रखती हूँ। शिव उसकी बात सुन कुछ पल चुप रहे। वो जानते थे मोहिनी उनसे कितना ज्यादा प्यार करती है, इतना ज्यादा कि उसकी खुशी के लिए अपने बेटे शिवम तक को उसने खुशी खुशी रिधिमा को दे दिया था। शिव ने गहरी सांस ली और कहा, मीरा की शादी के बाद शिखा सब खत्म कर देगी, तब तुम भी इस जीवन से आजाद हो जाओगी। मोहिनी ने उसकी बात पर पलटकर उसे देखा और कहा, मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ शिव। ऊपर वाले ने मुझे बहुत मोहलत दी है, तुम और राजेश चले जाओगे पर मैं तुम्हारी और रिधिमा की किस्मत एक बार फिर से जोड़कर जाऊंगी। शिव को उसकी बात समझ नहीं आई। वो पूछने को हुए कि मोहिनी ने कहा, वक्त आने दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो फिर से पलट गई और शिवम को देखने लगी जो अब खड़ा होकर हवेली के अंदर जा रहा था। मनन का कमरा। मनन छाया के जवाब का इंतजार कर रहा था, पर छाया ने कोई जवाब देने के बजाय अपना सिर झुका लिया था। मनन को लगा जैसे उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। वो छाया के कंधों से अपने हाथ हटाते हुए बोला, ओके मैं समझ गया, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगा था। वो जाने को पलटा कि अचानक उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई जब उसके कानों में छाया की धीमी और घबराई सी आवाज गई, आई लव यू। मनन कुछ देर के लिए अपनी जगह पर ही फ्रिज हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। छाया ने अब भी उसे अपनी तरफ पीठ किए खड़ा देखा तो वो उसे देखने की कोशिश करते हुए बोली, मनन जी कुछ बोलिए न। मनन उसकी आवाज सुन सेंस में आया, पर वो खुद पलटने के जगह छाया का हाथ पकड़ उसे अपने सामने करते हुए बोला, क्या कहा अभी तुमने? छाया ने उसे देखा और फिर से अपना सिर झुका लिया। बेचारी ने दुनिया भर की हिम्मत जुटाकर कितनी मुश्किल से ये 3 शब्द कहे थे और ये गधा उसे फिर से बोलने को कह रहा था। मनन ने उसकी चीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसके करीब होकर उसकी आंखों में देखते हुए सीरियस टोन में बोला, छाया मैं जो पूछूं उसका हाँ और न में जवाब देना, ओके? छाया उसकी आंखों में घबराते हुए देख रही थी। उसने होले से सिर हिलाया तो मनन ने पूछा, यू लव मी? छाया ने अपने होठों को बाइट करते हुए पलकें झपकाए और तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। उसकी यह देख मनन के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई थी, पर उसने अपनी दिल में उठ रहे भावनाओं पर कंट्रोल किया और बोला, इसका मतलब मेरा करीब आना तुम्हें बुरा नहीं लगता तो हम किससे आगे बढ़ सकते हैं, राइट? छाया की धड़कनें भी तेज हो चुकी थी जिसे मनन भी आराम से सुन पा रहा था। उसकी तेज धड़कनों की आवाज ही तो मनन के अरमानों को हवा देने का काम कर रही थी। छाया ने फिर से होले से हाँ में सिर हिलाया और पलकें उठाकर उसे देखा तो बस देखती ही रह गई। मनन की 440 वोल्ट की स्माइल अब 4 करोड़ वोल्ट से भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। मनन के चेहरे की खुशी देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने माउंट एवरेस्ट पर झंडा गाड़ दिया हो। छाया कुछ समझ पाती उससे पहले मनन ने उसके आंखों पर से चश्मा उतार कर बुक सेल्फ पर रखा, फिर जल्दी से छाया के कमर में हाथ डाल उसे खुद से सटाते हुए उसके लिप्स पर किस करने लगा। उसकी किस क्रिजिनेस से भरी हुई थी। मनन ने ये सब कुछ इतनी जल्दी में किया कि छाया कुछ समझ ही नहीं पाई, पर उसने मनन को दूर नहीं किया और आंखें बंद कर उसे फिल करने लगी। मनन का पास आना उसे वैसे भी हमेशा से अच्छा लगता था, इसलिए तो वो कभी उसे मना कर ही नहीं पाती थी। मनन उसे किस करते हुए उसे बेड तक ले गया। छाया का पैर बेड से टकराया तो वो मनन को साथ लिए बेड पर गिर गई, पर तब भी मनन ने उसके होठों को नहीं छोड़ा। उसने एक हाथ से उसके चेहरे को थाम रखा था तो दूसरे हाथ को उसकी कमर पर मूव कर रहा था। मनन ये सब करने में इतना एक्साइटेड था कि वो डोर लॉक करना ही भूल गया था। उसे होश ही नहीं था कि सुबह के 10 बजे उसके खुले कमरे में कोई उन्हें डिस्टर्ब करने भी आ सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। 2 लोग डायरेक्ट उनके रूम में घुस आए। मनन छाया को किस करने में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि 2 लोग उनके कमरे में आ चुके हैं और आंखें फाड़े उन्हें देख रहे हैं। रोहन दोनों को किस करता देख जल्दी से पलट गया, पर उसके साथ खड़ी रीटा बेशर्मों की तरह
हसरत भरी नजरों से दोनों को एकटक देख रही थी। रीटा ने उन्हें किस करता देख अपनी सलाइवा गले से नीचे उतारा और अपनी लिप्स बाइट करने लगी। रोहन ने उसे देखा तो वो जल्दी से उसके आंखों पर हाथ रखते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, मनन! उद्धरण चिन्ह। मनन और छाया ने आवाज सुनी तो दोनों रुक गए। दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। दोनों ने सिर घुमाकर उन्हें देखा। उन्हें देख छाया मनन को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर मनन ने उसके हाथ फिर से पकड़ लिए और रोहन को फटकार लगाते हुए बोला, अबे यार, तू थोड़ा देर बाद नहीं आ सकता था? छाया उसकी बात सुन उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं रीटा ने अपनी आंखों पर से रोहन का हाथ हटाया और मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, हम बिना नॉक किए आ गए, तुम दोनों कंटिन्यू करो, हम बाद में आते हैं। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी, पर रोहन बाहर जाने को तैयार ही नहीं था। वो बोला, गलती हमारी नहीं, इसकी है, इसे डोर लॉक कर लेना चाहिए था। ये सब करने से पहले मुझे बात करनी है तुमसे। छोटी मैडम को छोड़ो और इधर आओ। छाया के गाल लाल हो गए थे। उसका दिल चाह रहा था कि बस कैसे भी धरती फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। उसने फिर से मनन को दूर करने की कोशिश की, पर मनन अभी सेटिफाई नहीं हुआ था। उसे अभी और बहुत कुछ, इनफैक्ट सब कुछ करना था। उसने छाया का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, 2 मिनट रुको ना, मैं इन्हें बाहर भेजता हूँ। रीटा ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ा और उस पर गुस्सा होते हुए बोली, तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो, सन्यासी बनकर बैठे हो, पर कम से कम अपने दोस्त को तो जिंदगी एंजॉय करने दो। चलो यहाँ से। 2 प्यार करने वाले कबूतरों के बीच तुम शिकारी बनकर उन्हें अलग मत करो। वो उसे फिर से बाहर ले जाने लगी। मनन खुश होते हुए जल्दी से बोला, हाँ रीटा, प्लीज ले जाओ इस महान आत्मा को, और प्लीज शाम तक किसी को मेरे रूम में मत आने देना। रीटा मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, मैं तो कल भी किसी को नहीं आने दूंगी। उसने आई ब्लिंक की और रोहन को खींचते हुए बाहर ले जाने लगी, पर रोहन जाने को तैयार नहीं था। इधर मनन ने छाया को देखा, जो आंखें बड़ी किए उसे ही बेयकीनी से देख रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मनन इतनी बेशर्मी भरी बातें भी करता होगा। मनन मुस्कुराते हुए बोला, आज हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे धरती फट जाए या आसमान, मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो फिर से उसके होठों के करीब गया, पर इससे पहले कि वो छाया के होठों को छू पाता, शिखा की आवाज, छाया। मनन ने जैसे ही शिखा की आवाज सुनी, उसका दिल बाहर आने को हो गया। वो हड़बड़ते हुए खड़ा होने लगा, जिस वजह से वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। छाया भी जल्दी से उठकर बैठ गई। रोहन के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई थी। वो मनन को चिढ़ाते हुए बोला, आज तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुन रीटा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। कौन कुछ नहीं कर पाएगा आज? कहते हुए शिखा रूम में आई। उसने रीटा और रोहन को देखा। रीटा रोहन का हाथ पकड़े उसे बाहर खींचने के पोजीशन में खड़ी थी, वही रोहन शिखा को अपनी बतीशी दिखा रहा था। शिखा को फिलहाल रोहन पागल लग रहा था, उसकी स्माइल उस पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। शिखा ने दोनों को इग्नोर किया और मनन छाया को देखा। मनन फर्श पर उल्टा लेटे सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसकी हालत इस वक्त भींगी बिल्ली की तरह थी। वो आंखें बंद किए ऊपर वाले से प्रे कर रहा था कि शिखा को कुछ भी पता न चले, क्योंकि अगर गलती से भी शिखा को गुस्सा आ गया तो वो पक्का उस बेचारे को कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ेगी। शिखा ने छाया को देखा, जो खुद को ठीक करते हुए बेड के दूसरे तरफ पीठ किए खड़ी थी। बेचारी क्या करती, वो तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। शिखा को सारा मंजरा समझने में देर नहीं लगी। वो सख्त भाव से बोली, देवर जी। मनन का इतना सुनना था कि वो जल्दी से खड़ा हो गया और एक शरीफ लड़के की तरह बोला, जी जी भाभी। शिखा ने उसके बिखरे बाल देखे और उसके होठों पर लगी छाया की लाल लिपस्टिक देखी। मनन की जुबान भले कुछ नहीं कहती, पर उसका हुलिया किसी को भी पता देता कि वो कर क्या रहा था। शिखा ने अपने कदम मनन के तरफ बढ़ाए तो मनन की जान उसके हलक में ही अटक गई। वो पीछे होते हुए बोला, क्या हुआ भाभी, आप वहीं से बोलिए न, मैं सुन रहा हूँ। बेचारे के अंदर शिखा का इतना खौफ था कि वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था।
शिखा की नीली आंखें और उसकी बातें उसे अंदर तक हिला कर रख देती थी। उसके चेहरे पर से उसका डर साफ साफ झलक रहा था, पर शिखा ने अपने कदम नहीं रोके थे। वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मनन ने उसे इतने पास देखा तो डर से अपना सिर झुका लिया। शिखा अपने हाथ बांधे उसके सामने खड़ी थी। छाया अपने हाथ आपस में रफ कर रही थी। वो घबराते हुए अपने आंखों के कोनों से उन्हें देख रही थी। रीटा को भी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं शिखा मनन के साथ क्या करेगी, पर रोहन बड़ी सी मुस्कान लिए उन्हें देख रहा था। उसे इंतजार था तो मनन के थप्पड़ खाने का। वो और अवध हॉस्पिटल में शिखा का थप्पड़ खा चुके थे, जिसका स्वाद अब भी दोनों के गालों और कानों में था। इसलिए वो चाहता था कि अब एक थप्पड़ मनन भी खा ही ले। मनन की हालत खराब हो चुकी थी। उसे भी अब थप्पड़ मिलने का इंतजार था। डर के मारे बेचारे ने अपनी आंखें मिच रखी थी। तभी उसे अपने गालों पर शिखा के हाथ महसूस हुए, पर वो थप्पड़ के नहीं, उसके गाल खींचने के थे। शिखा उसका एक गाल खींचते हुए बोली, देवर जी, प्यार करने में इतना मत खो जाओ कि दरवाजा बंद करना ही भूल जाओ। शिखा की बात सुन सब हैरान रह गए थे। रोहन के बर्दाश्त के बाहर थी ये चीज। वो जल्दी से उनके पास आया और बोला, मैडम, ये तो आप भेदभाव कर रही हो। मुझे और अवध को आपने थप्पड़ मारा था, जबकि हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी। पर इसे, अपने देवर को आप छोड़ रही हो। इट्स नॉट फेयर, आप इसे भी मारो। मनन ने उसे घूर कर देखा। एक सच्चे दोस्त की सारी चीजें थी रोहन के अंदर। कमीना खुद थप्पड़ खाया तो उसे भी खिलाना चाहता था। शिखा ने अपने हाथ बांधे और कहा, देवर जी अपनी वाइफ के साथ थे, किसी पराई औरत के साथ नहीं कि मैं इन्हें थप्पड़ मारूं। अब सब लोग तुम्हारी तरह संत महात्मा बनकर तो नहीं रह सकते हैं न। मुझे तो डाउट होता है तुम पर। तुम पक्का राजेश जी के बेटे हो या किसी और के। उनकी एक भी जिन तुम्हारे अंदर नहीं आई है। राजेश का नाम सुन रोहन उसे देखने लगा। शिखा ने मनन से कहा, और देवर जी, हमें आज ही मुंबई वापस जाना है, इसलिए बाकी सब वही करना। और छाया, तुम अपना बैग पैक कर लो और अपनी सारी बुक्स ले लेना। तुम अपनी आगे की पढ़ाई मुंबई में ही करोगी। मैंने सब कर दिया है। 2 दिन बाद से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट है। और छाया ने हमें सिर हिलाया तो शिखा ने रोहन से कहा, और तुम अब तो अपना उपवास छोड़ो यार, वरना कहीं तुम्हारी बंदी किसी और के पीछे न चली जाए। जहां दुनिया भर के लड़के लड़कियों के पीछे घूमते हैं, वहीं तुम्हारी पीछे एक खूबसूरत सुशील लड़की घूमती है, पर तुम्हें तो कद्र ही नहीं है उसकी। रोहन उसकी बात सुन अपने सेंस में आया, वरना वो तो राजेश से जुड़े सवालों में ही उलझ गया था। शिखा ने एक नज़र सबको देखा, फिर सिर हिलाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही मनन ने रोहन को धकेलते हुए रूम से बाहर निकाल दिया। रोहन बोला, अरे क्या कर रहे हो अभय, मैडम ने कहा ना बाकी सब मुंबई जाकर करना। मनन ने रीटा को प्लीजिंग नजरों से देखा तो रीटा सिर हिलाते हुए रोहन को अपने साथ ले गई। मनन ने जल्दी से डोर लॉक किया और एक्साइटेड होकर पीछे पलटा, पर ये क्या, छाया तो कबर्ड से कपड़े निकालने लगी थी। मनन ने उसे देखा तो वो उसके पास गया और बोला, ये सब बात में करना, पहले मुझे अच्छे से किस तो करने दो। छाया ने उसे घूरकर देखा और अपने कपड़े निकालते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता था आप इतने बेशर्म होंगे। मुझे अपना बैग्स पैक करना है, बहुत काम है अभी मेरे पास। मनन ने उसकी बात पर उसे बहुत मनाने की कोशिश की, पर छाया ने एक नहीं सुनी। थक हार कर मनन रोहन को गाली देते हुए बेड पर उल्टा लेट गया। रोहन अपने कमरे में आया और शिखा की बातों के बारे में सोचने लगा। उसे शिव के बारे में भी जानना था। उसने सोच लिया कि वो मुंबई जाकर सबसे पहले यही काम करेगा, शिखा से अपने सारे सवाल पूछ लेगा। यही सब सोचते हुए वो भी अपना बैग्स पैक करने लगा। शिखा का कमरा। शिखा अपने रूम में आई तो उसने शिवम को देखा, जो अपनी सोच में ही गुम सोफे पर लेटा हुआ था। शिखा उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने उसे गौर से देखा तो वो समझ गई कि शिवम के दिमाग में क्या चल रहा है। शिखा ने कहा, सिर्फ सोचते रहने से अच्छा है कि तुम सामने से जाकर उनसे बात करो। आवाज सुनकर शिवम ने उसे देखा। उसने शिखा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में बैठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? शिखा ने अपने हाथ उसके गले में डाले और उसकी आंखों में देखते हुए बोली,
जहन में चल रही सारी बातें आंखें कह देती है हब्बी, और आंखें पढ़ना मुझे बखूब आता है। शिवम उसकी बात पर होले से मुस्कुराया और उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, काश मुझे भी आंखें पढ़ना आता बीवी। शिखा उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, अब भी देर नहीं हुई है हब्बी, बातें करके किसी भी मैटर को शॉर्ट आउट किया जा सकता है, और वो इंसान है जो सारी गलतियां माफ कर दिया करती है, मुस्कुरा कर सब कुछ टाल दिया करती है। यू अंडरस्टैंड ना व्हाट आई मीन। शिवम ने सिर हिलाया और अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर ली। वही शिखा के दिमाग में प्लेन चल रहा था। एक बार फिर उसे एस ग्रुप जाना था। आखिर सारे राज वहीं तो दफन थे, पर इससे पहले उसे दुर्गा से बात करनी थी। शाम का वक्त, सारे लोग रेडी होकर नीचे हॉल में खड़े थे। सबका सामान घर के मैडकाज में रख रहे थे। इतने में एक बार फिर सबकी नजरें सीढ़ियों पर गई तो सब हैरान रह गए। वही मनदीप बुरी तरह चीर गए। आलोक जी मस्त बन ठन कर गाना गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। सबको उनकी इतनी खुशी का राज मालूम नहीं था सिवा मनदीप के। उन्हें सब मालूम था, इसलिए तो वो बुरी तरह चिढ़े हुए थे। शिखा ने उन्हें देखा तो वो उनके पास गई और उनके चलो तरफ घूमते हुए बोली, क्या बात है विधायक जी, आज तो बुढ़ापे पर जवानी का जोश चढ़ा है। जरा बताएंगे इतना काम झाम किसके लिए किया है, आपकी सवारी कहाँ जा रही है। विधायक ने जी अपने बालों में हाथ घुमाया और मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तुम सबके साथ जा रहा हूँ। शादी में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है न, और शादी भी तो भत्रा हाउस से आएगी, और उससे भी जरूरी दुर्गा, मैं तो दुर्गा से मिलने। कहते कहते उनकी आवाज स्लो हो गई। वहीं मनदीप के साथ शिवम, मनन और अयान ने भी अब घूरकर उन्हें देखा, और सारी लड़कियां अपने मुंह पर हाथ रखे उन्हें शॉक्ड होकर देखने लगी। शिखा अपनी आंखें छोटी कर उन्हें घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने, जरा फिर से कहिएगा। आलोक जी ने सबको देखा, फिर मनदीप को देखा जो कभी भी उन्हें कूटने आ सकते थे, और वो इस उम्र में कूटना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन्होंने जल्दी से अपने शब्द सुधारे और कहा, मेरा मतलब मैं तो मन का चेहरा देखने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। जब दुर्गा के सामने ये जाएगा तब तो इसका चेहरा देखने लायक होगा। मुझ भी देखना है कि दुर्गा इसके साथ क्या करती है। उनकी बात सुन सबने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए, वरना सारे लोग कुछ और ही सोचने लगे थे। हालांकि उनका सोचना भी सही ही था। मीरा ने घबराते हुए कहा, हमने माँ को नहीं बताया है कि पापा भी हमारे साथ आ रहे हैं, हमें उन्हें बता देना चाहिए। शिखा रिलैक्स टोन में बोली, तुम घबरा क्यों रही हो मीरा, कौन सा से उनके लिए सौतन लेकर जा रहे हैं। अगर वो गुस्सा हुई वैसे तो होंगी ही, पर फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो इनके पास अपनी निंजा टेक्निक तो होंगी ही उन्हें मनाने की। उसने मुस्कुराते हुए कहा। सब उसकी बातों का मतलब बखूबी समझ रहे थे। मीरा और छाया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे कर लिया था। वहीं सारे लड़के अजीब तरह से मनदीप को देख रहे थे। उन सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या इस उम्र में भी मनदीप। उद्धरण चिन्ह। सबने अपनी सोच पर जल्दी से लगाम लगाया और सिर हिला दिया। वही मनदीप ने शिखा को हैरानी से देखा। मतलब पहले का समझ आता था, पहले तो वो सिर्फ उसके हेड सर थे, पर अब तो वो शिखा के बड़े ससुर थे, और अपने ससुर से भला कौन सी बहू ऐसी बातें करती हैं। उन्होंने आलोक जी को देखा। आखिर शिखा की परवरिश उन्होंने ही तो की थी। उन्होंने आंखों ही आंखों में कहा, ये लड़की को तुमने क्या सिखाया है, कहीं भी कुछ भी बोलती है। आलोक जी उनके सच्चे वाले दोस्त थे। वो उनकी बात समझ गए और आंखों से ही जवाब देने लगे, मैंने इसे नहीं, इसने मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, और तुझे तो अब आदत हो जानी चाहिए। तुझे नहीं पता क्या ये अपनी आदत से मजबूर है। दोनों की आंखों में होती बातचीत को देखकर शिखा ने कहा, आप दोनों का आंखों से एक दूसरे पर प्यार बरसाना हो गया हो तो चले। मनदीप ने अब उसे नमे सिर हिलाते हुए देखा। वो अब 100% शो हो गए कि शिखा कभी सुधरने वाली नहीं है। उन्होंने अपने कदम बाहर के तरफ बढ़ाए तो बाकी सब भी उनके पीछे बाहर चले गए। शिखा और अयान सबसे पीछे थे। दोनों ने कुछ बातें की, फिर सिर हिलाकर अपनी अपनी कार में बैठकर हवेली से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.